किंग मेकर के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर देश को चौंका दिया था। इमरजेंसी लगने के एक ही हफ्ते में तकरीबन 14,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। इस ताकत के इस प्रदर्शन से उनके कई पुराने समर्थक उनसे दूर हो गए। विपक्षी पार्टियां कांग्रेस की सरकार को हटाने की तैयारियों में लग गईं। मार्च 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। इन चुनावों के नतीजे में देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने शपथ ली। मोरारजी देसाई की सरकार बनी और सरकार का भविष्य अब था चौधरी चरण सिंह के हाथों में, यानी देश में अब एक नया किंग मेकर और एक नई किस्म की राजनीति अब आगे। बेलची गांव पहुंचने के अगले ही दिन इंदिरा गांधी पटना में जयप्रकाश नारायण से मिली। जिस शख्स ने उन्हें हराया था, अब उसी शख्स से इंदिरा गांधी शांति कायम करना चाहती थी। चरण सिंह जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप इंदिरा गांधी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? आज की तारीख में मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन कल किसने देखा है? भारत के इतिहास में ये एक नई शुरुआत थी। कमर तोड़ महंगाई, पिछले कुछ सालों की जबरदस्त राजनीतिक उठापटक, खासकर पिछले 18 महीनों की इमरजेंसी की यादें, सब कुछ बदलने वाला था और देश में जैसे आशा की एक नई किरण जन्मी थी। आजादी के 30 साल में पहली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हुई थी और जनता ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी का शासन उखाड़ फेंका था और राज दिया था जनता पार्टी को। मार्च 1977 में महज 90 दिन पुरानी जनता पार्टी ने नई सरकार बना ली। चुनावों के बाद भी कई नेता लगातार इसमें शामिल हो रहे थे। जनता पार्टी नई थी और इसकी नींव अब भी कमजोर थी। औपचारिक तौर पर तो पार्टी एक लगती थी, लेकिन हकीकत में ये कई गुटों में बटी हुई थी। उस जमाने में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या भारतीय जनसंघ, तो ये सारी पार्टियां थीं और ये सब एंटी कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म होता था जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहती थी। तो स्वतंत्र पार्टी थी, बहुत सारी पार्टीज थी उस वक्त और वो सारी पार्टियां उसमें जाके मर्ज हो गई। जनता पार्टी को चलाने वाले 3 बड़े नेता थे जिन्हें प्रेस ने जनता त्रिमूर्ति का नाम दिया था। देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता थे। प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने की उनकी कोशिश 13 साल के बाद कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार भी वो इस पद के अकेले दावेदार नहीं थे। बाबू जगजीवन राम, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले इंदिरा गांधी की कांग्रेस छोड़ी थी, अब पार्टी के दूसरे सबसे सशक्त नेता थे। और तीसरे थे किसान नेता चौधरी चरण सिंह, जो मोरारजी देसाई को समर्थन देकर पार्टी में किंग मेकर की तरह उभरे थे। लेकिन ये तीनों ही नेता देश के सबसे बड़े पद पर बैठने का सपना पाले हुए थे। जनता सरकार की शुरुआत से ही इन तीनों ने एक दूसरे को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया था। जीतने के बाद सब ने कहा कि भाई जेपी आप ही बताइए कौन सा लीडर होगा, उससे छोड़ दिया था। तो जेपी ने मोरारजी को देसाई को बताया। मैंने उनसे पूछा कि जगजीवन राम ज़्यादा वोट हैं, आप उसको क्यों नहीं बनाया? वो कहने लगे जगजीवन राम की मेरी कि जगजीवन राम ने एमरजेंसी का रेजोल्यूशन स्पॉन्सर किया हुआ पार्लियामेंट में, तो उसको कैसे बना सकता था? अब वो खुश नहीं थे मोरारजी देसाई को, उनको पता था कि ये बड़ा अड़ियल है और बहुत अपना उसका माइंड है और किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता वगैरह और कंसेंसस मैन नहीं है, ये पता था। लेकिन उनके लिए कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि चरण सिंह को तो मोरारजी के मुकाबले में नहीं बना सकता था। और अगर जगजीवन राम को हटाया जाता और फिर मोरारजी और चरण सिंह का मुकाबला होता आपस में पार्टी में, तो मोरारजी उस वक्त फॉलोइंग थी कि ले जाता। तो इसलिए इस चीज़ को हटाने अवॉइड करने के लिए उसने
वही मोरारजी को चुना। इन मतभेदों के कारण जनता सरकार शुरुआत से ही विवादों में घिर गई थी। ये विवाद महज राजनीतिक ही नहीं बल्कि सरकारी नीतियों को लेकर भी थे। सरकार अब आर्थिक, सामाजिक और कानूनी यानी हर मुद्दे पर बटी हुई थी और इनमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा था देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इमरजेंसी के दौरान जो ज्यादतियां हुई थी, खास करके राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ, राजनीतिक नेताओं के साथ जेलों में जो ज्यादतियां हुई थी, फिर नसबंदी जो जिस तरह से हुई थी और उसमें जो है लोगों पर जिस तरह से जुल्म ढाए गए थे, वो इशू था। इन सब के अलावा एक बड़ा कारण ये था, ये तो सैद्धांतिक कारण थे, और बड़ा कारण ये था कि जो जनता पार्टी के बड़े नेता थे वो चाहते थे कि मिसेस गांधी जो है, इंदिरा गांधी का राजनीतिक करियर भी अब खत्म कर दिया जाए, ताकि जो चुनौती इंदिरा गांधी भविष्य में दे सकती हैं वो कोई देने वाली स्थिति में न रहे। इसलिए भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी भूमिका बनाई गई। शाह आयोग का गठन किया गया, शाह कमीशन बना और शाह कमीशन की इंक्वायरी हुई और उसके बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ कार्रवाई हुई। जनता सरकार ने इंदिरा गांधी और संजय गांधी पर 10 अलग-अलग इंक्वायरियां बैठा दी थीं, लेकिन गृह मंत्री चरण सिंह इस बात से खुश नहीं थे। वो इंदिरा गांधी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहते थे। इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से उनका मतभेद बढ़ता जा रहा था। 3 अक्टूबर 1977 को उनके आदेश पर सीबीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ठोस सबूत न होने की वजह से कोर्ट ने उन्हें अगले ही दिन रिहा कर दिया। ये जनता सरकार के लिए एक शर्मनाक हार थी, जिसने आम जनता के बीच सरकार की छवि बिगाड़ दी। ये जो कुछ भी हुआ, इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी, उनकी रिहाई और हमारी शर्मिंदगी, ये सब मेरी गलती है। इस सब के लिए मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप तो बात बात पर इस्तीफा देने को तैयार हो जाते हैं। अभी इसकी आवश्यकता नहीं। अभी हमें ये देखना है कि आगे हमें क्या करना होगा। ये इंक्वायरी और ये कमीशन, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमें जल्द से जल्द इंदिरा गांधी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, कानून की अपनी रफ्तार होती है। हम जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते। अगर कानून तेज नहीं है तो उसे बदल दीजिए, स्पेशल कोर्ट बैठा दीजिए। मैं गैर लोकतांत्रिक समाधानों में विश्वास नहीं रखता। आज नहीं तो कल इंदिरा गांधी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। किसी और देश में तो इंदिरा गांधी कब की गिरफ्तार हो चुकी होती। लोग हमारे देर करने से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है हमारी सरकार नाकारा है, जो एक छोटा सा काम भी नहीं कर पा रही है। जनता एक्शन चाहती है। देखिए, आप मुझे ये मत समझाइए कि जनता क्या चाहती है और क्या नहीं। मोरारजी देसाई और चरण सिंह के बीच मतभेदों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार के पहले साल में मोरारजी देसाई ने चरण सिंह को अपने करीब रखा। दरअसल उस वक्त मोरारजी देसाई के लिए सबसे बड़ा खतरा थे जगजीवन राम, जिनका चरण सिंह के साथ 36 का आंकड़ा था। और जब तक ये दोनों एक दूसरे से उलझे हुए थे, तब तक मोरारजी देसाई अपनी ताकत को बनाए रख सकते थे। जनता पार्टी की सरकार तो बन गई, लेकिन अब उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी पार्टी में एकता बनाए रखना। जनता शासन का पहला साल कुछ तनावपूर्ण शांति में गुजरा, लेकिन गुजर तो गया। उसका कारण भी साफ था। जनता सरकार के 3 शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम के बीच एक अजब शक्ति संतुलन था। तीनों में से कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो सकता था, और नहीं परिस्थितियां ऐसी थीं कि इनमें से कोई 2 मिलकर तीसरे को कमजोर कर पाता। इस नाजुक शक्ति संतुलन का मर्म इंदिरा गांधी के समझ में आ गया, और इसी में दिखा उन्हें अपनी सत्ता वापसी का रास्ता। 1977 की हार के बाद कांग्रेस और इंदिरा गांधी काफी कमजोर हो गए थे।
रायबरेली से चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी तो अब संसद की सदस्य तक नहीं थी। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो यहां तक कह दिया था कि इंदिरा की कहानी अब इतिहास के कूड़ेदान के नाम है। कई दूसरे बड़े जनता पार्टी के नेता भी कुछ यही मत रख रहे थे। इन सब ने वही भूल की जो कभी सिंडिकेट ने की थी, कामराज ने की थी, मोरारजी देसाई ने की थी, इंदिरा गांधी को कम कर कर आंकने की। इंदिरा गांधी अपनी वापसी का रास्ता ढूंढने लगी थी और जल्द ही कामयाब भी होने वाली थी। 27 मई 1977 को बिहार के एक गांव बेलची में हुए जातिवादी दंगों में 14 लोग मारे गए। विपक्ष ने रातों रात इस हादसे को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। जनता सरकार जातिवाद के आरोपों से घिर गई, लेकिन जहां सरकार और विपक्ष दिल्ली में इस मुद्दे पर बहस कर रहे थे, इंदिरा गांधी बेलची गांव की ओर निकल पड़ी। हवाई जहाज, एम्बेसडर कार, जीप और आखिरकार हाथी की सवारी करते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई। और इंदिरा गांधी की मंजिल सिर्फ बेलची गांव ही नहीं था, बल्कि राजनीति में ये उनकी वापसी थी। बेलची में दलित्स पे एट्रोसिटी हो गई थी बिहार में, तो वो हाथी पे बैठ के कर गई वहाँ पे हरिजन की रिलीफ के लिए। वो ट्रिप जो बेलची की थी उससे वो नेशनल लीडर फिर बनी और फिर 1980 का इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन में वापस आ गई। फिर जनता वाले हार गए क्योंकि उनके आपस के झगड़े थे। उधर से इंदिरा गलतियां भी कर रहे थे, झगड़ भी रहे थे। इंदिरा गांधी ने अपना फिर दोबारा लीडरशिप बिल्ड की। रूलिंग ग्रुप था, उनसे तो कोई नहीं गया। उसने बताया कि जहाँ जहाँ कोई गरीब हो या दलित जो जिन पे जुल्म होगा वगैरह, तो मैं उनके मदद में आऊँगी। तो उससे एक मैसेज गया बैकवर्ड को, दलित्स को, माइनॉरिटीज़ को, कि भाई यही औरत है जो हमारे साथ रहती है। उसका पॉलिटिक्स में चाहे वो सिंबलिज्म था, लेकिन उसका असर पड़ा। बेलची गांव पहुंचने के अगले ही दिन इंदिरा गांधी पटना में जयप्रकाश नारायण से मिली। जिस शख्स ने उन्हें हराया था, अब उसी शख्स से इंदिरा गांधी शांति कायम करना चाहती थी। देश के नाम संदेश ये था कि अब वो पुरानी बातों को भूलकर एक नए अवतार में आने वाली थी, लेकिन इससे पहले उन्हें अपनी ही पार्टी में वापसी करनी थी। आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी का इतना बड़ा कद था और इतनी पकड़ थी कि कोई नेता उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। लेकिन अंदर ही अंदर ब्रह्मानंद रेड्डी, सरदार स्वर्ण सिंह और ये वाई चौहान, सिद्धार्थ शंकर रे भी थे उसमें। ये जो पुराना ग्रुप था कांग्रेस के नेताओं का, ये अंदर ही अंदर गोलबंद हो रहा था। लेकिन ये जो बड़े नेता थे, जब इंदिरा गांधी हार गई, उस वक्त इन लोगों को लगा कि ये मौका अच्छा है कि इंदिरा गांधी को हाशिए पर डालकर कांग्रेस पार्टी पर अपना अधिकार स्थापित किया जा सकता है। कांग्रेस की कमान अब वाई चौहान और ब्रह्मानंद रेड्डी जैसे नेताओं के हाथों में थी और उनका मुकाबला करने के लिए इंदिरा गांधी को जरूरत थी एक नए किंग मेकर की, और ये थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज उर्स। हालांकि 1977 के चुनावों में कांग्रेस उत्तर भारत में बुरी तरह से हारी थी, लेकिन दक्षिण भारत में उसकी ताकत अब भी बरकरार थी। इसके चलते देवराज उर्स जैसे दक्षिण भारतीय नेता अब दिल्ली में पार्टी हाई कमांड के चंगुल से निकलना चाहते थे। उनका मानना था कि पार्टी की नई ताकत अब चौहान और रेड्डी जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के पास नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के उन मुख्यमंत्रियों के पास होनी चाहिए जिन्होंने कांग्रेस को संसद की सीटें दिलवाई थी। पार्टी पर वर्चस्व के इस संघर्ष में देवराज उर्स की मदद कर सकती थी एक नेता जो पार्टी की नई कमान से उनसे भी ज्यादा नाखुश थीं, और वो थीं इंदिरा गांधी। देवराज उर्स जैसे नेताओं को आशा थी कि इंदिरा गांधी के साथ मिलकर वो एक ऐसी नई पार्टी बना लें जिसमें उनका प्रभाव और भी ज्यादा हो। लेकिन इंदिरा गांधी ऐसा कदम उठाने से हिचकिचा रही थी।
उनको अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था, लेकिन दिसंबर 1977 में उनके समर्थकों ने उनकी मर्जी के बगैर ही कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की पहल कर दी। इंदिरा गांधी अब अपने ही समर्थकों के हाथों मजबूर थी। नए साल के शुरू होने तक कांग्रेस पार्टी टूट चुकी थी। इंदिरा गांधी ने इस नई पार्टी को नाम दिया कांग्रेस आय, जिसमें आय का मतलब था इंदिरा, और इसका नया चुनाव चिन्ह था खुला हुआ हाथ, जिससे आज हम कांग्रेस पार्टी को पहचानते हैं। ज्यादातर लोग मानते थे कि पार्टी को तोड़ना इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन अब उन्हें जल्द से जल्द अपनी नई पार्टी को स्थापित करना था और इंदिरा गांधी इस काम में पूरी तरह से जुट गईं। 1978 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस आई ने सभी को चौंका दिया। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को जीतने के अलावा कांग्रेस आई ने वाईबी चव्हाण को उनके अपने ही राज्य यानी महाराष्ट्र में भी जबरदस्त टक्कर दी थी। अब इंदिरा गांधी की राजनीति में वापसी पूरी हो चुकी थी। उन्नीस की ऐतिहासिक तारीखी हार के बाद 1978 में फिर कुछ अहम विधानसभा चुनाव होने वाले थे। समीक्षकों का मानना था कि ये चुनाव इंदिरा गांधी का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। या तो वो वापस सत्ता की मार्ग पे अग्रसर होंगी, आगे बढ़ेंगी, या फिर एक लंबे वक्त के लिए राजनीतिक गुमनामी में खो सकती हैं। इन चुनावों में श्रीमती गांधी ने अपनी जीत से यह साबित कर दिया कि कांग्रेस की विरासत और कांग्रेस के वर्तमान दोनों की ही असली हकदार वही हैं। इस चुनावी जीत में कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज उर्स की अहम भूमिका थी। वो शायद सोचते थे कि इन नतीजों के बाद पार्टी में, संगठन में उनकी शक्ति और बढ़ेगी, लेकिन एक बार फिर एक सुलझे हुए अनुभवी राजनेता ने इंदिरा गांधी को कुछ कम कर आंकने की भूल की। बहुत जल्दी ही देवराज उर्स पार्टी से बाहर थे। कांग्रेस आई या कांग्रेस इंदिरा पर एक ही व्यक्ति का अधिकार था, इंदिरा गांधी। 1978 की शुरुआत में ही इंदिरा गांधी की राजनीतिक वापसी के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। कुछ विधानसभा चुनावों में उन्होंने महत्वपूर्ण जीत दर्ज कराई थी और साथ ही कांग्रेस को तोड़कर कांग्रेस आई या कांग्रेस इंदिरा को जन्म भी दिया था। आने वाले दिनों में इंदिरा गांधी की यही सफलता, उनकी बढ़ती हुई कामयाबी जनता सरकार के 3 शीर्ष नेताओं की राजनीतिक अंत का कारण बनने वाले थे। इंदिरा गांधी का पहला निशाना थे बाबू जगजीवन राम। एक लंबे समय से उत्तर भारत के दलितों के बीच बाबू जगजीवन राम की खासी पैठ थी। इंदिरा गांधी का प्रयास था उसी वोट बैंक में सेंध लगाने का। इंदिरा जी कामयाब हुई कुछ हद तक। दलितों के बीच कांग्रेस और इंदिरा गांधी का जनाधार बढ़ने लगा और उसी अनुपात में बाबूजी का कम होने लगा। नतीजा हुआ जगजीवन राम का जनता सरकार में भी कमजोर होना। इंदिरा गांधी ने एक तीर से 2 निशाने साधे थे। दलितों को कांग्रेस के पक्ष में वो कर रही थी और साथ ही साथ जनता सरकार के शीर्ष नेतृत्व की जो त्रिमूर्ति थी, उसका नाजुक शक्ति संतुलन भी वो बिगाड़ रही थी। सत्ता में अपनी वापसी की राह वो तलाश रही थी। 1978 के पहले कुछ महीनों में चरण सिंह की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थीं। जगजीवन राम के कमजोर पड़ने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद अपनी पहुंच में लगने लगा था। उत्तर भारत के किसानों और कई जातियों का उन्हें समर्थन हासिल था। कई राज्यों की सरकारों में उनकी गहरी पैठ भी थी। साथ ही पार्टी में कई नेता अब उनके करीब आते जा रहे थे, खास तौर पर स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण। अपनी बढ़ती हुई ताकत को देख चरण सिंह अब प्रधानमंत्री देसाई को कमजोर करने की सोच में थे। उनका पहला वार था मोरारजी देसाई के बेटे कांति देसाई पर, जो कई साल से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए थे। मोरारजी देसाई की प्रतिक्रिया आक्रोश की थी। मैं इस तरह का व्यवहार अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने हमेशा चरण सिंह का सपोर्ट किया है।
मगर उनकी महत्वाकांक्षाएं अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? ये देखिए, मुझे चिट्ठियां भेज रहे हैं। मेरे बेटे कांति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और उस पर इंक्वायरी बिठाना चाहते हैं। कांति जी पर तो आरोप तो कई लोग लगा रहे हैं। हमारे विरोधी तो बकवास करते रहते हैं, मगर मेरा अपना गृह मंत्री, क्या चरण सिंह को मालूम नहीं कि उनके दामाद पर कितने आरोप लगे हैं? मुझे तो लग रहा है कि अब उन्हें गृह मंत्री के पद से हटाना ही होगा। यह बहुत बड़ी गलती है। ये आप ही हो जो उन्हें शय दे रहे हैं, वरना मैं नहीं जानता कि पूरे देश में उनका सपोर्ट जिला स्तर से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री जी, माफी चाहता हूं, इस बार आप बिल्कुल गलत हैं। यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इन सभी इलाकों में हमारे लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर आपने उनके खिलाफ कोई गलत कदम उठाया तो हमारी पार्टी बिखर जाएगी। अपने गुस्से के बावजूद मोरारजी देसाई को भी चरण सिंह की ताकत का अंदाजा था, लेकिन वो अब चरण सिंह को अपने नंबर 2 के तौर पर देखने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने गृह मंत्री पर सीधे वार करने के बजाय एक नई रणनीति अपनाई। जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर के साथ उन्होंने अब चरण सिंह की ताकत को कम करने के लिए उनके समर्थकों पर वार करना शुरू कर दिया। हरियाणा और यूपी के मुख्यमंत्री चरण सिंह को सपोर्ट करते थे, अब उनकी खुद की राज्य सरकारों को जनता पार्टी के भीतर से ही चुनौतियां मिलने लगी। उनके विरोधियों को अब एक नई शह मिल रही थी और दोनों राज्यों में विश्वास प्रस्ताव लाने की मांग होने लगी। इन सरकारों को बचाने के लिए चरण सिंह के गुट ने एक दूसरे दल से सहायता ली और ये गुट था जनसंघ। जनसंघ मर्ज कर गई थी जनता पार्टी में और उसके सारे लीडर्स वहीं थे, लेकिन समाजवादी पार्टी पहले से भी, मतलब सोशलिस्ट पार्टी में जो एसएसपी के लोग थे वो पहले भी ये कहते थे कि साहब ये दोहरी सदस्यता की बात नहीं चलेगी, यानी आप जनता पार्टी में भी हैं और आप आरएसएस के भी मेंबर हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इसी की मांग को लेके ही वो बाद में जनता पार्टी टूटी भी और जनसंघ के लोग जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वो वापस भी चले गए और फिर उन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनाई। जनसंघ के सहारे चरण सिंह गुट राज्यों की लड़ाई जीत चुका था। इस जीत के बाद अब वो राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलाव लाने की सोचने लगे। चरण सिंह के करीबी राजनारायण ने अब पार्टी अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि ये हो पाता, पासा पलटने वाला था। दरअसल जनसंघ ने यूपी और हरियाणा में चरण सिंह का समर्थन इस उम्मीद से किया था कि उन्हें राज्य सरकारों में नए मंत्रालय मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे नाखुश जनसंघ अब मोरारजी देसाई के खेमे में चला गया। चौधरी चरण सिंह को अब भी उत्तर भारत के राज्यों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जनसंघ के सपोर्ट के साथ और ताकतवर बनते जा रहे थे। देसाई ने वक्त नहीं गवाया और चरण सिंह और उनके राजनीतिक शिष्य राजनारायण को सरकार से बाहर कर दिया। यह फैसला देसाई ने 29 जून 1978 को लिया। मोरारजी देसाई अब जनता सरकार में बहुत ताकतवर बन गए थे, लेकिन उनके इस कदम ने जनता सरकार और जनता पार्टी दोनों के ही बिखराव की नींव भी रख दी। चरण सिंह और राजनारायण के कैबिनेट से निकाले जाने की खबर ने जनता पार्टी को हिलाकर रख दिया। चरण सिंह गुट के 4 और मंत्रियों ने अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया। पार्टी के कई नेताओं को डर था कि अब चरण सिंह पार्टी को तोड़ देंगे और जनता सरकार गिर जाएगी। पार्टी के ठंडे दिमाग वाले नेता जैसे विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी,
अब मोरारजी देसाई और चरण सिंह में सुलह कराने की कोशिश करने लगे। लेकिन देसाई को भरोसा था कि चरण सिंह को कुछ चुनिंदा सांसदों से ज्यादा लोगों का सपोर्ट नहीं है। देसाई के गणित के मुताबिक ताकत अब उनके हाथों में थी। ये पार्टी एकता पर ही कायम है। यदि आप चरण सिंह को पार्टी में वापस नहीं लेते हैं तो ये पार्टी टूट जाएगी। टूटती है तो टूटने दीजिए अटल जी, इससे हमारी एकता और अनुशासन मजबूत ही हो। देखिए, चरण सिंह के पास हमें नुकसान पहुंचाने की ज्यादा क्षमता नहीं है। जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। हमें चरण सिंह को वापस लाना ही होगा, इसमें ही हमारी भलाई है। ठीक है, मगर मेरी 3 शर्तें। नंबर 1, वो मेरे बेटे कांति पर लगाए आरोप वापस ले लें। नंबर 2, वो अगर वापस आते हैं तो गृह मंत्रालय की अपेक्षा ना करें, उन्हें कोई नीचा मंत्रालय ही दिया जाएगा। और नंबर 3, उनकी वापसी का मतलब ये नहीं कि हम उस राजनारायण को भी वापस लें। वो आपकी ये सारी शर्तें नहीं मानेंगे, आपको ही समझौता करना पड़ेगा। जयप्रकाश नारायण ने भी धीरे से चलने की ही सलाह दी है। जयप्रकाश नारायण हमारी पार्टी के कोई जज नहीं है। 1 महीने की जद्दोजहद के बावजूद चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। लेकिन पार्टी के टूटने का डर गलत साबित हुआ और मोरारजी देसाई सही निकले। चरण सिंह कोई बड़ा कदम उठाने से हिचकिचा गए। कैबिनेट से निकलने के बाद उन्होंने न तो पार्टी छोड़ी और न ही उसे तोड़ने की कोशिश की। इस बार मोरारजी देसाई का दांव बिल्कुल सही था। मोरारजी देसाई की सरकार से निकाले जाने के बाद चौधरी चरण सिंह ने स्वयं को सक्रिय राजनीति से जैसे अलग थलग सा कर लिया था। मोरारजी देसाई के सामने बाबू जगजीवन राम और पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर भी कमजोर नजर आते थे। देसाई की प्रभुत्ता और ताकत को अब जनता सरकार में कोई चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मोरारजी देसाई अकेले ही पहले के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। उनके साथ साथ जनसंघ गुट भी जनता पार्टी और जनता सरकार में ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा था। चौधरी चरण सिंह का वनवास 1978 के आखिर तक चला। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी एकता के नाम पर उन्हें जल्दी ही वापस कैबिनेट में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन चरण सिंह जी ने फिर भी इंतजार किया और पूरे साल अपनी शक्ति का ना इस्तेमाल किया और ना प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ मोरारजी देसाई की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। कांति देसाई के नाम पर रोज संसद में आरोप लगते थे, सवाल खड़े होते थे और जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अब प्रधानमंत्री के पुत्र प्रेम पर उंगलियां उठाने लगे थे। लेकिन इन सब के बावजूद साल के आखिर तक जनता पार्टी और जनता सरकार में तनावपूर्ण ही सही लेकिन एक स्थिरता बनी रही। लेकिन बहुत जल्दी ही ये सब बदलने वाला था। 23 दिसंबर 1978 चरण सिंह के जन्मदिन पर दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया। पूरे उत्तर भारत से 2 लाख से भी ज्यादा किसान अपने नेता को देखने देश की राजधानी आ पहुंचे। उनके ट्रैक्टरों ने शहर का ट्रैफिक जाम कर दिया। चरण सिंह गुट का यह शक्ति प्रदर्शन मोरारजी देसाई के लिए एक संदेश था। लेकिन चरण सिंह के जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा रैली नहीं बल्कि एक गुलदस्ता था। रैली के दौरान जब मंच पर चरण सिंह को फूलों से लादा जा रहा था तो उसमें एक गुलदस्ता इंदिरा गांधी की ओर से भी था। यह खबर तुरंत ही चरण सिंह के समर्थकों और पूरी रैली में फैल गई। ये चरण सिंह की ओर से देसाई को उस दिन का दूसरा संदेश था कि जरूरत पड़ने पर वो खेमा बदल भी सकते हैं।
इस संदेश ने देसाई को न सही लेकिन जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को डरा दिया था। चरण सिंह जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप इंदिरा गांधी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? आज की तारीख में मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन कल किसने देखा है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हम अपने विकल्प बंद नहीं कर सकते ना। आप शायद हमारा इतिहास बोल रहे हैं। अरे मधु जी, आज की राजनीति में ना कोई पक्का दुश्मन है ना कोई पक्का दोस्त। आज का दुश्मन कल दोस्त भी बन सकता है। और आप इमरजेंसी के बाद भी इंदिरा गांधी जी पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? इंदिरा गांधी और चरण सिंह के बढ़ते संबंधों और संपर्कों के तार जिस तरह से सार्वजनिक हो रहे थे, इस दौर में यह कह पाना मुश्किल हो रहा था कि कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है। इंदिरा गांधी चरण सिंह का इस्तेमाल कर रही हैं जनता पार्टी और जनता सरकार को तोड़ने के लिए, या चरण सिंह इंदिरा गांधी का पत्ता खेल रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए। वजह जो भी हो, लेकिन चरण सिंह का ये कार्ड, ये पत्ता काम करने लगा और मांग उठने लगी कि मोरारजी देसाई कैबिनेट में उनको वापस शामिल किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री देसाई इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। और 1 महीने बाद आखिरकार चरण सिंह ने ही हार मान ली। उनको अब मोरारजी देसाई की सभी शर्तें मंजूर थीं। फरवरी 1979 में उनकी कैबिनेट में वापसी तो हुई, लेकिन गृह मंत्री के बजाय वित्त मंत्री के तौर पर उन्हें एक बार फिर उप प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन इस बार उनके साथ जगजीवन राम भी उप प्रधानमंत्री थे। कैबिनेट में उनकी वापसी कमजोर स्थिति में हुई थी। मोरारजी देसाई आखिरकार जीत गए। राजनारायण को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई थी। सरकार बनने के 2 साल बाद मोरारजी देसाई ने आखिरकार अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। लेकिन इसी के साथ मोरारजी देसाई ने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल भी की, क्योंकि राजनीति की शतरंज में जो मोहरा उनको सबसे कमजोर लगता था, अब वही मोहरा उनकी सरकार को गिराने वाला था। वक्त आ गया था राजनारायण के किंग मेकर बनने का। उनके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। राजनारायण जी बड़े ही मोरारजी भाई जितने ही डिसिप्लिन्ड पॉलिटिशियन थे, राजनारायण ठीक उसके उल्टे थे। वो श्रृंखल थे, वो उन्मादी थे, अपना मस्त मदंग जिसको कहते हैं, मस्त मदंग समाजवादी नेता थे और लोहिया जी के साथ रहते थे और उनका अपना काम करने का तरीका था। तो मोरारजी और राजनारायण कभी भी एक नहीं हो सकते थे और वो एक थे भी नहीं। और राजनारायण ने ही इनफैक्ट जनता पार्टी को तोड़ने की पूरी इनिशिएटिव की थी। चरण सिंह तो कैबिनेट में वापस पहुंच गए, लेकिन उनके समर्थक अभी भी सरकार के बाहर बैठे थे। राजनारायण इस किस्म का गुनाह माफ करने वाले इंसान नहीं थे। उनके हिसाब से मोरारजी देसाई ने उन पर वार किया था, जिसका हिसाब चुकाना जरूरी था। राजनारायण कई महीनों से संजय गांधी के साथ गुप्त बातचीत में लगे हुए थे। उनकी योजना जनता पार्टी को तोड़कर एक नई सरकार बनाने की थी, जिसको कांग्रेस आई का सपोर्ट हो, और उनकी ये योजना संसद के अगले सत्र की शुरुआत में अमल में आने वाली थी। मोरारजी देसाई को यह एहसास नहीं था कि बतौर प्रधानमंत्री उनके दिन पूरे हो चुके हैं और एक नया किंग मेकर, एक नया किंग चुनने वाला है। ये सरकार तो मैं गिरा के ही रहूंगा। मैंने पूरे मन से देसाई जी को समर्थन दिया था। 1977 में चरण सिंह जी को मैंने ही कहा था कि वो अपना नाम वापस ले लें इस पार्टी से। आज मेरे ही कारण देसाई जी प्रधानमंत्री हैं और अब वो चंद्रशेखर और जनसंघ के साथ मिलकर मुझे ही दबा रहे हैं। राजनारायण जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, इसीलिए जानना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से चरण सिंह के समर्थकों को तोड़ सकते हैं। देखिए, 100 सांसद तो आराम से टूट सकते हैं,
अगर आप 100 सांसद ले आते हैं तो हमारी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि चरण सिंह जी इसके लिए हामी भरेंगे? चरण सिंह तो पार्टी तोड़ने से हिचकिचा रहे हैं। उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है। ऊपर से उनका ज्योतिषी भी इसके खिलाफ सलाह दे रहा है। तो आपका क्या सुझाव है? हमें चरण सिंह की जरूरत नहीं है, उन सांसदों की जरूरत है। चरण सिंह तो खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। ठीक है। 9 जुलाई 1979 संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन राजनारायण ने एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की, जिसे नाम दिया गया जनता पार्टी सेक्युलर। राजनारायण के साथ 6 सांसदों ने जनता पार्टी छोड़ दी। कुछ ही घंटों में वो 6 से 10 सांसद हो गए। लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान अपने साथ कई और सांसद लेकर जनता सेक्युलर में शामिल हो गए। 11 जुलाई तक इस नई पार्टी के साथ 50 सांसद थे। अब ये साफ था कि जनता पार्टी बिखर रही थी। ये जो गवर्नमेंट इन पावर थी वो तो रिड्यूस हो गई, मेजॉरिटी तो उसके पास रही नहीं, लेकिन उसको हटा कोई नहीं सकता था क्योंकि हालात ऐसे थे। तो इसलिए दोनों की बनी नहीं आपस में, लेकिन ये कि भाई ऐसा भी नहीं था कि भाई वो इसके पार्टी में हो कि मिसेस गांधी को लाया जाए वापस। मिसेस गांधी को वापस वो इमरजेंसी के और हालात थे कि भाई उन्होंने आते ही आपस में लड़ना शुरू कर दिया। वही लोग सामने आ गए, वही चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कुछ किया नहीं, तो लोगों का दिमाग हट गया कि भाई उसी को वापस लाओ। जनता पार्टी को तोड़ने की योजना चरण सिंह की नहीं थी। ये योजना थी चरण सिंह के समर्थकों की, जिन्हें मोरारजी देसाई ने सरकार से बाहर कर दिया था। लेकिन अब अपने समर्थकों के बगैर चरण सिंह जनता पार्टी में अकेले थे और अब वो पार्टी को बदलने के लिए मजबूर हो गए थे। दूसरी ओर जैसे जैसे सांसद जनता पार्टी को छोड़ते जा रहे थे, सरकार में जनसंघ का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। यही वजह थी कि दूसरी पार्टियों के सांसद सरकार से बाहर जाने लगे। जनता पार्टी सेक्युलर अब गैर जनसंघी गठबंधन में बदलने लगा था। एक हफ्ते के भीतर ही जनता पार्टी सेक्युलर 100 सांसदों की पार्टी हो गई थी और मोरारजी देसाई की सरकार अब खत्म हो चुकी थी। 15 जुलाई 1979 इस दिन से 28 महीने पहले जनता पार्टी के तीनों बड़े नेताओं ने एकता की शपथ ली थी और अब 28 महीने के बाद देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार ढह चुकी थी। मोरारजी देसाई, जो 1964 से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उनका सपना पूरा होने के बावजूद वो हारे हुए लग रहे थे। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इस्तीफे पर दस्तखत करने के। कांग्रेस आई के समर्थन से चरण सिंह अब देश के नए प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये सच्चाई भी सबको पता थी कि वो इंदिरा गांधी के हाथों में कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं थे। शायद ये एहसास उनको भी था और इस किसान नेता को ये मंजूर नहीं था। सरकार बनने के 1 महीने बाद ही चरण सिंह ने इंदिरा गांधी की मांगे मानने से इनकार कर दिया और इंदिरा गांधी ने इस नई सरकार को गिरा दिया। 1980 के चुनाव इंदिरा गांधी को एक बार फिर पूरे बहुमत से वापस सत्ता में ले आए और इस बार उन्हें किसी किंग मेकर की जरूरत नहीं थी। ये थी भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार की कहानी, जिसका आगाज हुआ था बहुत उम्मीदों के बीच, लेकिन जिसका बिखराव और अंत हुआ उससे भी ज्यादा जबरदस्त कटुता के मध्य। देश को अब अपनी अगली गैर कांग्रेसी सरकार के लिए 9 साल और इंतजार करना था। जनता पार्टी की सरकार के अचानक हुए अंत ने इंदिरा गांधी की ताकत बहुत बढ़ा दी थी। अगले 4 साल अब उनका शासन चलना था। 1980 में इंदिरा गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुई।
सब संजय गांधी को उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे थे, लेकिन संजय गांधी की अकस्मात एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और फिर राजीव गांधी का राजनीति में पदार्पण हुआ। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। देश को एक बार फिर एक नए प्रधानमंत्री की तलाश थी और जरूरत थी एक नए किंग मेकर की। लेकिन यह कहानी किंग मेकर के अगले अंक में।